नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ओंकार चौधरी जी से, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। और हम बात करने जा रहे हैं उन दुखों के पहाड़ की जो इस समय ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर टूट पड़े। ओंकार जी। सोनिया परिवार पर भी बहुत बहुत नमस्कार सभी का। सोनिया परिवार पर भी तो है, लेकिन सोनिया परिवार पे अभी ईडी की इतनी कृपा नहीं हुई है जितनी कृपा ममता जी के और केजरीवाल के मंत्रियों पर हो गई है। और केजरीवाल के तो एक मंत्री अंदर है, दूसरे के ऊपर तलवार लटक रही है, और ममता जी के भी एक मंत्री अंदर है। तो ये क्या है, ये इनकी कुंडलियों की दशा का कुछ प्रकोप है, 7.5 चल रही है, क्या समस्या है? केजरीवाल का तो ज्यादा गंभीर मसला है संजय जी। ये तो यहाँ तो ममता बनर्जी के मंत्री के करीबी के यहाँ से तो 20 करोड़ प्लस कैश बरामद हुआ है। यहाँ तो बहुत बड़ा मसला है। दिल्ली में तो 144 करोड़ की रिबेट आप अगर शराब कारोबारियों को दे दें और 30 करोड़ तो वापस कर दें, मतलब एक तरीके से आई हुई मनी को वापस कर दें, तो दिल्ली के खजाने को तो आपने चूना लगाया ही है सीधे सीधे। इसके अलावा जो वो 144 करोड़ रुपया एक तरीके से आपने माफ कर दिया है और छूट दे दी है, वो तो चुनाव जो पंजाब में हुआ था उससे ठीक पहले का गुलगपाड़ा है। तो उसमें अगर ठीक तरीके से जांच हो गई और ईडी घुस गई उसमें, तो इनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और यही वजह है मनीष सिसोदिया उस समय से एकदम चुप होकर के बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं, एक शब्द नहीं आया उनकी तरफ से। जबकि सत्येंद्र जैन वाले मामले में वो उछल उछल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जरूर बोले हैं, लेकिन वो भी गुटरगू के अंदाज में बोल रहे हैं। उनको भी पता है कि मामला जो है ये केवल मनीष सिसोदिया तक सीमित रहने वाला नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अरविंद केजरीवाल है बहुत ही श्याणे। श्याणे शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने क्या काम किया, जब मंत्रिमंडल का गठन किया तो बतौर मुख्यमंत्री एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा, और जो मलाईदार विभाग जिनको कहते हैं वो अपने करीबी को आवंटित कर दिए। इनमें मनीष सिसोदिया सबसे ज्यादा फंसने वाले हैं। दूसरे फंसने वाले आपके सत्येंद्र जैन थे, वो तो नप गए, लेकिन पुराने मामले में नपे हैं। वो 2015-16 का मामला है। वो 4 करोड़ 81 लाख का काले को सफेद करने का मामला है। कलकत्ता की एक कंपनी से उन्होंने कुछ इस तरह का व्यवहार किया था जो पकड़ में आ गया था। तो अब अरविंद केजरीवाल, जो मैंने श्याणे शब्द का प्रयोग किया है वो इसलिए कि अगर नपने हैं, क्योंकि ये तो मौखिक तौर पर सबको दिशा निर्देश देते हैं ना कि ये कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, उसको वैसे कर लीजिए। अब गर्दन तो उसकी फंसेगी जिसके सिग्नेचर हैं, इनके तो कहीं सिग्नेचर मिलने वाले हैं नहीं। तो अगर मरेंगे, अगर फंसेंगे, अगर जेल जाएंगे तो सत्येंद्र जैन जाएंगे, मनीष सिसोदिया जाएंगे, ये थोड़ा जाएंगे। हाँ, अगर गवाहों ने और कुछ सरकमटेंसेस, कुछ जो चीजें हुई हैं जो अभी सामने दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि हुआ है। अब पंजाब चुनाव से पहले ही अगर आपने नई शराब नीति को लागू किया नवंबर 2021 में, और उसी समय ये सारा गुलगप्पा हुआ है, तो जाहिर है पंजाब में जितना पैसा आपने लगाया है चुनाव में वो सब ऐसे ही आया है ना। तो उसके रूट्स जब पकड़ में आएंगे एजेंसी के, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चीफ के नाते अपनी गर्दन बचा नहीं पाएंगे। ये मसला अरविंद केजरीवाल तक जाने वाला है। तो पश्चिम बंगाल के मुकाबले दिल्ली वाला मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। और गंभीर तो वो भी है क्योंकि इधर आप देख रहे होंगे ममता बनर्जी
जो बहुत ही हमलावर होकर के केंद्र सरकार के ऊपर बरसती थी, इधर तो खामोश है। कल का उनका एक बयान जरूर आया है कि मेरे दरवाजे तो खुले हैं एजेंसियों के लिए, मैं एजेंसियों से डरने वाली नहीं हूं। और ठीक है, लेकिन आपकी नाक के नीचे आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षक भर्ती घोटाले में ही, केवल एक घोटाले में ही, और अभी तो ये वो मनी है जो पकड़ में आ गई है। इसके अलावा भी जब एजेंसी आगे जांच पड़ताल करेगी तो पता चलेगा कि कहां कहां बेनामी संपत्तियां किस बिल्ली, कुत्ते, लोमड़ी या खरगोश के नाम पर खरीदी गई हैं, और उनमें कहां कहां से पैसा आकर के लगा हुआ है। तो वो सारी चीजें तो अभी खुलासा होना बाकी है। और केवल पार्थ चटर्जी की बात नहीं है या उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी की बात नहीं है। अभी तो ये मसला दूर तलक जाने वाला है। अभी और भी सुनने में आ रहा है कि एक और उनकी महिला मित्र है जिनके 10 फ्लैट्स के बारे में आजकल चर्चा हो रही है और जांच चल रही है। तो ये मसला बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी भी और अरविंद केजरीवाल भी थोड़े सहमे सहमे दिखाई दे रहे हैं। मैं इससे भी आगे जाकर के बात करता हूं संजय जी, अगर आप जी, इजाजत दें। बिल्कुल, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल क्या कहकर के राजनीति में आए थे और ये किस मूवमेंट के गर्भ से निकले थे, पैदा हुए थे इंडिया उस अगेंस्ट समय? करप्शन। बिल्कुल। और उस समय इन्होंने क्या क्या कहा था और किस किस को पोर्ट्रे किया था, ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी। प्रणब मुखर्जी तक को भ्रष्टाचारी बता दिया था जब जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन कर रहे थे और एक बड़ा सा बैनर वहां पर इन्होंने लगा दिया था। उस पर प्रणब मुखर्जी का भी नाम था जो बाद में राष्ट्रपति बने। और जाहिर है कई लोगों से तो इनको लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी, अरुण जेटली हो, नितिन गडकरी हो, कई लोगों से, और जाकर के माफी मांगनी पड़ी थी। तो इन्होंने राजनीति किस तरह की है, लोगों को किस किस तरह के धोखे दिए हैं, सपने दिखाए हैं, और निकल क्या रहा है। ये तो मतलब जो निचले स्तर के दर्जे की राजनीति होती है उसका निकृष्टतम उदाहरण अगर कोई हो सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी है। ये वो सारे धत्कर्म कर रहे हैं जिनका ये पाखंड करते थे विरोध करने का। और बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, सारे दर्शकों को पता है कौन कौन इनके साथ थे, किस किस तरीके से उनको ठिकाने लगाया इन्होंने और उनको राज्यसभा ना देनी पड़े। दिल्ली में भी देख लीजिए, एक संजय सिंह को लेकर के आए राज्यसभा में और 2 धनपतियों को लेकर के आए। पंजाब में भी एक इनके अपने राघव चड्ढा, एक हरभजन सिंह, पता नहीं उनको कैसे दे दी, और जो बाकी लोग हैं वो भी वैसे ही हैं जैसे दिल्ली में 2 पकड़ करके लाए थे। तो ये सारा ये इंगित करता है, ये शो करता है कि एक्चुअल में आप जा किस दिशा में रहे हैं, आपने दिशा क्या पकड़ ली है। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा कि जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं ये इनका बड़ा ही खतरनाक अंजाम होने वाला है, क्योंकि पड़ोस में श्रीलंका को हम देख रहे हैं क्या हुआ है। उस पर भी इनके रिएक्शन आए, पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अल्टीमेटली बहुत छोटे छोटे लालच दे करके पब्लिक को किस तरफ धकेल रहे हैं और किस तरह से नाकारा बना रहे हैं। जी जी, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवड़ियों वाले मामले में जवाब मांग लिया है, बल्कि कल ही मांग लिया था। कल कल सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी वाले मामलों में जवाब मांग लिया था, जिसपे हमारी केंद्र सरकार को भी जवाब नहीं बना। उन्होंने कोशिश की कि उसको चुनाव आयोग के पाले में डाल दें, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ये तो कानून बनाया जा सकता है, इस पे कानून बनाना चाहिए। इससे भी तो मुझे लगता है कि ममता जी और हमारे केजरीवाल, उसके साथ-साथ कुछ और लोग भी हैं, जैसे केसीआर है और हमारे केरल इत्यादि के, तमिलनाडु में जहाँ इसका बहुत तमिलनाडु में बड़ा तो कल्चर सबसे है। पहले शुरू हो गया था, तमिलनाडु ये में तो बहुत सबसे बड़ा पहले कल्चर शुरू है। हो। तो इन लोगों को भी मुझे लगता है कि काफ़ी इससे एक संदेह तो उत्पन्न हुआ ही होगा
एक मुझे लगता है कि कहीं ये सारा फ्रीबी कल्चर बंद न कर दे कहीं सुप्रीम कोर्ट, तब क्या होगा? देखिए, डिनायल मोड में जाने से कोई काम चलने वाला है नहीं। अगर प्रधानमंत्री अपनी सभा में या किसी प्रोग्राम में ये बात कहते हैं कि रेवड़ी बाँटने वाली कल्चर जो है ये खत्म होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर कंट्रोल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने हाल में देखा है, उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हों, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी घोषणा पत्र अगर आप उठा करके देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी लोक लुभावन घोषणाएँ हुई हैं। हो सकता है कि वो दूसरे दलों की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, उनकी काट के लिए की गई हों। तो भी क्या सत्ता ही इतनी ज़रूरी है कि आप इस तरह के स्टेप उठाएँ? पर ये जो अहम मुद्दा आपने उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब माँग लिए हैं और अब बॉल चुनाव आयोग केंद्र के पाले में फेंकने की कोशिश कर रहा है, केंद्र चुनाव आयोग के ऊपर। तो ये चुनाव आयोग तो तब चीज़ों को लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, जब उसके अधिकार आप बढ़ाएँगे। पहले तो आपको सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और केवल चुनाव से संबंधित या रेवड़ियाँ बाँटने से संबंधित सुधारों की ज़रूरत नहीं है, संजय जी। इस देश में आज भी 1861 का जो पुलिस रूल है, एक्ट है, वही लागू है। और वो क्यों बनाया गया था, ये 1857 में जो नहीं, अब तो वि पुलिस एक्ट सब जगह नए बन गए हैं। अब लगभग सभी जगह पुलिस एक्ट नए बन गए हैं। वो जब अ, एक वो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, हमारे आपके वो है ना पुराने डीजीपी यूपी प्रकाश वाले, सिंह। प्रकाश सिंह के, वो उनके वाले केस में जो जजमेंट आया था, उसके बाद अधिकतर जगह नए बन गए हैं। यहाँ का तो मैंने खुद ड्राफ्ट किया था, राजस्थान का, वो लागू हो एक्चुअल गया था में क्या है कि 2009 में 6 ही। 6 उसमें दिशा निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक तो वो आधे-अधूरे लागू किए गए हैं। दूसरी बात ये है कि क्या जो आप कह रहे हैं वो हम मान भी लें कि फेस सेविंग के लिए राज्यों ने अपने-अपने पुलिस एक्ट बना लिए हैं, तो भी क्या पुलिस का रवैया बदला है? एक्ट में कोई संशोधन अगर फेस सेविंग के लिए कर भी लिया है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आलोक में, तो पुलिस का रवैया बदला है क्या? पुलिस अभी पुलिस भी पुलिस सिर्फ ज़्यादा पावर एक्वायर कर ली है, अकाउंटेबिलिटी के मामले में तो और पीछे चली गई है। और वो जो अकाउंटेबिलिटी की कमिटी इत्यादि बनी है, उनको कोई नहीं पूछता, और पुलिस की दादागिरी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तो राजस्थान में आपको कह सकता हूँ कि आजकल तो सारे के सारे थाने जो हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर्टी डीलिंग जैसा काम करते रहते हैं। विशेषकर जहाँ पर कमिश्नर आ गया है, वहाँ तो बिल्कुल ये स्थिति हो गई है आजकल। तो बहुत बुरा हाल है। अलग-अलग राज्यों में अगर आप पुलिस के कर्मों को, धत्कर्मों को, कारनामों को, उनको रीड करें और ईमानदारी से अगर कर लें, तटस्थ होकर के स्वतंत्र तरीके से कर लें, तो सच सामने आ जाएगा सबके कि क्या हो रहा है अभी भी। खुद आप ही बता रहे हैं। तो इसमें मुझे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस एक्ट में आमूल-चूल बदलाव, प्रशासनिक सुधार, चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, तब तक समग्रता में आपको वो एक माहौल दिखाई नहीं देगा। अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट को इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को फटकार लगानी पड़ रही है कि साहब इतने समय से इतनी याचिकाएं तो केवल जमानत के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं, क्या हम सबको एक साथ जमानत दे दें? मतलब जिनको आप आसानी से जमानत दे करके, जो जिन पर कोई बहुत गंभीर धाराएं भी नहीं होंगी, कोई ऐसी आशंका भी नहीं होगी कि वो आकर के और 10-20 मर्डर करेगा, उनको आप आसानी से जमानत दे करके जेल का भार भी कम कर सकते हैं और जो उनका मौलिक और मानव अधिकार है उसकी भी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब गुरबा है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी कोई अच्छे वकील करने की हैसियत नहीं है, वो जेलों में सड़ते रहते हैं। तो ये चीज़ें आखिर कब सुधार होंगे? और उनमें ये सारी चीज़ें हैं, जेल सुधार भी है। हमारे जेलों की बहुत सारी जेलों की स्थितियाँ जो है वो नरक जैसी है।
क्यों जब किसी नेता को जेल में भेजा जाता है तो वो सबसे पहले दवाइयों के साथ साथ घर के भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है? क्योंकि उनको पता है कि जेल में जो खाना बनता है कैदियों के लिए वो खाने के लायक है नहीं। तो बहुत बुरे हालात हैं। इन हालातों को कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो लीडर है वो कर सकता है, उस दिशा में प्रयास कर सकता है। पर एक दूसरे के पाले में गेंद उछालने से काम चलेगा नहीं। इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे ही जो ये मसला है रेवड़ियां बांटने वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे हैं, इसमें केंद्र सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकारों को भी, पॉलिटिकल पार्टियों को भी इसमें सकारात्मक रुख अख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, 70 लाख करोड़ के कर्जे अभी भी राज्यों के सिर पर हैं और 7 राज्य तो ऐसे हैं जो डीप क्राइसिस में पहुंचने के लिए बिल्कुल कगार पर खड़े हुए हैं। तो ये स्थितियां अगर आ गई तो आज 7-8 राज्य हैं, ये बढ़कर के जब 15-17 हो जाएंगे, यानी हमारे सारे राज्यों के आधे हो जाएंगे, भारत को भी श्रीलंका बनने से कौन रोक लेगा? अल्टीमेटली तो जो राज्यों के सिर पर कर्जा है वो देश के सिर पर कर्जा है ना। तो ये तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा जाकर के। जी, आप सही कह रहे हैं। और एक और जो आज देखने में आया, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं ममता बनर्जी का क्या हाल हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हो रहा है, उनकी सरकारें किस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। और मुझे ये लगता है कि भ्रष्टाचार और हमारे जो रेवड़ियां हैं, इनका बड़ा निकट संबंध दिखता है। जहाँ अधिक रेवड़ियां हैं वहीं अधिक भ्रष्टाचार है, और जहाँ अधिक भ्रष्टाचार है वहाँ उतनी ही रेवड़ियां हैं। दोनों का बिल्कुल चोली दामन जैसा साथ दिखता है। और इस दृष्टि से जो आज ईडी और पीएमएलए का एक जजमेंट आया जस्टिस खानविलकर की बेंच में, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा गया था कि साहब, विशेषकर वो कांग्रेस की तरफ से याचिका थी कि ये पीएमएलए में जो है वो बड़े ड्रैकोनियन, बड़े ही सख्त कानून इसमें हैं और ज़मानतें बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, तो इसको ठीक किया जाए। जबकि ये सारा का सारा कार्य जो था, वो जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे तब किया गया था। ये भी दिखाता है कि ये लोग कितने घबराए हुए हैं। केजरीवाल की तो वैसे भी हालत ख़राब है, क्योंकि सिसोदिया के खिलाफ लेफ्टिनेंट जनरल ने खुद ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया। तो एक तरफ सीबीआई, एक तरफ ईडी, पीएमएलए, तो ये भ्रष्टाचार और रेवड़ियों का जो गठबंधन है, ये कब तक ये लोग चलाएँगे? देखिए, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, ये मसला क्यों चैलेंज किया गया और क्यों सुप्रीम कोर्ट में 100 के आसपास याचिकाएं लगाई गई और किन की तरफ से लगाई गई? आपने सही पकड़ा है। पी चिदम्बरम का बेटा आपके कांति। कांति कांति चिदम्बरम, जो खुद गिरफ्तार हो चुका, और चिदम्बरम भी गिरफ्तार हो चुके थे, और वो मसला क्या है उसका भी डिटेल में बताता हूं अभी आपको। लेकिन ये अनिल देशमुख भी इसमें शामिल हैं, जिनकी याचिकाएं लगी हुई थी। इस याचिका में ये चाहते थे कि जो ईडी को अधिकार हैं वो अधिकार कम कर दिए जाएं, और जिस तरीके से ईसीआर की कॉपी जो है वो आम मामलों में दी जाती है अभियुक्त को, तो ईडी के केस में भी उनको दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। ईडी के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है। ये कोई आईपीसी या सीपीआरसी के तहत काम नहीं करते हैं। और इनको जो है, जो पीएमएलए एक्ट है उसमें विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इनके सामने अगर कोई गवाही होती है वो अंतिम मानी जाती है। उसके लिए इनको रेड करने के लिए, इनको किसी की गिरफ्तारी करने के लिए
इनको जब्ती करने के लिए किसी तरह का वारंट दिखाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ मौखिक तौर पर अगर वो अभियुक्त को बता देते हैं कि किस लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वो पर्याप्त है। तो एक तरीके से चिदम्बरम परिवार को, ये जो अनिल देशमुख परिवार है, अनिल देशमुख तो एक चेहरा है, उनके पीछे शरद पवार, अजित पवार, उनके बहनोई, जिन जिन के यहाँ महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई है, उन्होंने अनिल देशमुख का चेहरा आगे करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मिलोड हमें राहत दे दो, हम बिल्कुल फंस गए हैं, हम मर गए हैं, हमारे पीछे केंद्र सरकार पड़ी हुई है और ईडी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। और यही आलम जो बाकी की याचिकाएं हैं उनके भी पीछे अगर जाएं आप, तो समझ में आएगा कि वो किन किन पॉलिटिकल पार्टियों से और परिवारों से वाबस्ता हैं या किन के इशारों पर ये याचिकाएं दाखिल की गई। हम तो देख रहे हैं 5 बार ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया, बड़े प्यार से बैठा करके उनसे सवाल किए, करीब 40 से 50 घंटे तो उनसे बातचीत हुई, पूछताछ हुई। अब उनकी मम्मी 3 दौर की उनसे पूछताछ हो चुकी है। आज सुन रहे हैं कि पूछताछ खत्म हो गई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है वो इन सब के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक तो उसने ये कह दिया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सभी प्रोविजन पूरी तरीके से वैध हैं और वो बरकरार रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। इसके अलावा गिरफ्तारी, पूछताछ, तलाशी, संपत्ति की जब्ती, कुर्की और जो जमानत को लेकर के सख्त शर्तें हैं वो पूरी तरीके से वैध हैं, यानी उनमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जमानत के लिए जो सख्त शर्तें हैं वो पूरी तरह कानूनी हैं, कोई मनमानी उसमें नहीं है। और ईडी अफसर जो है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन यानी ईसीआईआर को एफआईआर नहीं माना जा सकता। और ईसीआईआर यानी अरेस्ट से जुड़े हुए पेपर देना बिल्कुल जरूरी नहीं है और वो केवल गिरफ्तारी की वजह बता करके आरोपी को हिरासत में ले सकता है। यानी ये लोग जिस तरीके से, आपको याद होगा कुछ साल पहले 8 राज्यों ने एक साथ सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी थी कि वो बिना हमारी होम मिनिस्ट्री की इजाजत के हमारे राज्यों में प्रवेश ही नहीं कर सकती है। एनआईए चूंकि वो केवल टेररिस्ट से संबंधित केसों की ही पैमाइश करती है और किसी राज्य में जा सकती है, एक ईडी है जिसको जरूरत नहीं है किसी परमिशन की, किसी राज्य के होम मिनिस्ट्री की भी परमिशन नहीं है लेने की और किसी केंद्र सरकार की भी जरूरत नहीं है। हाँ, सीबीआई को अगर कोई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्देशित करता है किसी मामले को हाथ में लेने की, उसमें भी किसी राज्य सरकार या किसी होम मिनिस्ट्री की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। पर ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, और परसों सदन में एक आंकड़ा रखा गया है जिसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बनने वाली ये दूसरी सरकार है, इसमें जो ईडी की फ्रीक्वेंसी है, जो दर्ज करने वाले केस हैं या रेड है या कार्रवाइयां हैं, वो पहली सरकार के मुकाबले 186% बढ़ गई है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की तो जब्ती हो चुकी है अब तक अवैध संपत्ति की और इस तरह के मामलों की। तो पेट में दर्द क्यों नहीं उठेगा। और खास तौर से जो लोग मतलब भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मान लेते हैं 5 साल के जनादेश को, उनको क्यों नहीं तकलीफ होगी। तो वो तो अपने जितने लग्गे भग्गे हैं उन सबको लगा करके याचिकाएं लगवाएंगे ही लगवाएंगे। और जिस तरीके से हमने 2019 से पहले भी देखा था संजय जी, करीब 9-10 पीआईएल
अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। उस समय दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जिनके खिलाफ फिर ये कपिल सिब्बल और बाकी सब मिलकर के महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आने की कोशिश कर रहे थे, जिसको राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। तो उस समय वो सारी पीआईएल इनकी खारिज हो गई थी। तो जब जनता द्वारा ठुकरा दिए जाएं, यानी राजनीतिक जमीन खिसक जाए, जब लोगों का भरोसा खत्म हो जाए, उसके बाद कोशिश करते हैं कि कोर्ट के जरिए ही किसी तरीके से हो जाए। लेकिन अब वो जो कॉकस था इनका, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो वहां भी अब इनको कामयाबियां नहीं मिल रही हैं। इस मायने में सुप्रीम कोर्ट का जो ये आज का निर्देश है, फैसला है, ये अगेन इनके लिए बहुत बड़ा झटका है। ये तो चाह रहे थे कि किसी तरह की रिलीफ मिल जाए। तो जो प्रथम परिवार कांग्रेस का आजकल चक्कर काट रहा है, या उनके जो कृपा पात्र रहे हैं, चाहे चिदम्बरम परिवार रहा हो या दूसरे लोग रहे हों, उनको भी किसी तरह की रिलीफ मिल जाए, लेकिन लगता नहीं है कि रिलीफ मिल पाएगी। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी प्रश्न पूछते हैं आप ओंकार जी से पूछ सकते हैं। तो अभी इसी के संदर्भ में हम जो है वो कांग्रेस की जो समस्याएं हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यद्यपि उनको डायरेक्टली अभी तक जहाँ तक जो शीर्ष परिवार है वो तो अभी तक ईडी और पीएमएलए के और एनआईए के चक्कर में नहीं आया है, लेकिन उनके जो दूसरे बड़े नेता हैं, खासतौर से चिदम्बरम जी, वो तो फंसे हुए हैं इसमें। और ख़ासतौर से वो जो उनके पुत्र हैं कार्ति चिदम्बरम, मैंने कांति बोल दिया था, कार्ति हैं वो, कार्ति जी, चिदम्बरम। कार्ति। तो वो कार्ति चिदम्बरम जी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी डील्स में फंसे हुए हैं। वो लोग कहते भी हैं कि अगर कोई वाकई में कोई बड़ा, जिसको कहते हैं घोटालेबाज है पूरे कांग्रेस में, तो सबसे बड़ा चिदम्बरम जी हैं। तो इनकी भी मुश्कें जो हैं वो तो कसी जा चुकी हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ लगातार कि भाजपा की स्टाइल ये है कि खाली मुश्कें कस के छोड़ देती है, और जो पब्लिक चाहती है कि भाई इनको कुछ सज़ा मिले तो वहाँ तक नहीं पहुँचाती। तो ये स्ट्रैटेजी है, टैक्टिक है, या डर है, या घबराहट है, या कहते हैं कि साहब कि नहीं इससे पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। अभी मैं एक कमेंट किसी का देख रहा था, उसमें उसने बड़ी दिलचस्प बात बताई थी कि जब हम छोटे से थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे जो मास्टर जी थे, वो अपनी टेबल पर एक लंबी सी शहतूत की एक वो रखते थे, लकड़ी जिसको बोलते हैं, और किसी को मतलब मारते नहीं थे, पीटते नहीं थे, सजा भी नहीं देते थे, पर उसकी दहशत जो है वो बना करके रखते थे। तो कुछ मामलों में गिरफ्तारियां करना, कुछ मामलों में सीधे चार्जशीट दाखिल करना, गिरफ्तारियां नहीं करना, कुछ मामलों में जब्ती करना, कुछ मामलों में नहीं करना। आप कह सकते हैं फेस सेविंग के लिए, या इसके लिए कि भाई ये तो एजेंसी का काम है, एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। पर एजेंसियां कितने स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यह कांग्रेस के समय भी हमने, जब सुप्रीम कोर्ट की तोते वाली टिप्पणी आई थी सीबीआई के बारे में, तब भी देखा था। अब भी गाहे बगाहे आरोप लगते ही हैं, और वो बेसलेस आरोप है नहीं, क्योंकि ये सवाल तो उठता है, और उठना भी चाहिए लोकतंत्र में, कि भाई केवल सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही हैं क्या? ये एक दो उदाहरण दे देते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के भी फला लोगों के यहाँ रेड पड़ी थी, या इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई थी। पर लार्ज स्केल पर जब हम देखते हैं, तो एक परसेप्शन तो यही क्रिएट होता है कि सेलेक्टिवली हो रहा है। लेकिन इसकी भी काट है सरकार के पास में। जो सदन में जानकारी परसों रखी गई है, उसमें तो बताया गया है
कि 14,000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो केवल सेलेक्टिव परिवारों पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों पे हो रही है, और केवल राजनीतिक परिवारों पर भी नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे हैं। तो वो है, अपनी जगह है, आपका सवाल अपनी जगह सही है, मैं उसको गलत भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो आपने कार्ति चिदम्बरम का ज़िक्र किया है, ये आईएनएक्स मीडिया है, जिसको इन लोगों ने पी चिदम्बरम के रहते हुए विदेशी निवेश के लिए, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो एफआईपीबी है, उससे मंजूरी दिलाने में बड़ी भारी रिश्वत ली थी। ये इन पर आरोप लगा था, सीबीआई ने इनको गिरफ्तार भी किया था, ईडी ने भी पूछताछ की थी चिदम्बरम से भी और कार्ति चिदम्बरम से भी। और जिस चीज का जिक्र आपने किया था, ये ईडी कानून कब बना था? अटल जी के समय 2002 में बना था, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? जब 2005 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, और उसमें संशोधन भी हुआ था 2005 में। तो ये कानून जिसको लेकर के आज कार्ति चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं कि मिलोड हमें इससे राहत दो, ये तो इनके बाप का बनाया हुआ है, संशोधन किया हुआ है, इनके पिताजी का है, उन्होंने संशोधन करवाए थे। तो इसमें मोदी सरकार ने भी एक संशोधन किया है 2018 में, लेकिन 2018 में जो भी संशोधन हुआ है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई आज। उसने कहा कि जितने भी अधिकार इस समय ईडी के पास हैं, वो सब जायज हैं, सही हैं, वैध हैं, उनको वो सब अधिकार हैं। तो आप ये देखिए कि समय के साथ-साथ किस तरीके से इन लोगों के विचार बदल जाते हैं। जो संशोधन इनके पिताजी ने किए 2005 में, अब ये उसमें भी रिबेट चाहते हैं, राहत चाहते हैं, क्योंकि गर्दन फंसी हुई है। इसी तरीके से जो इनके और जितने भी आस पड़ोसी हैं, अनिल देशमुख से लेकर के जो इनके सहयोगी रहे हैं, उनकी भी सबकी गर्दन फंसी हुई है। और ठीक है, अरविंद केजरीवाल के साथ इनका नाता कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी देखा है, देख रहे हैं। लेकिन जैसे दुश्मन दोस्त होता है, तो पर्दे के पीछे से तो हमदर्दी अब केजरीवाल के लिए भी उमड़ रही होगी, और मनीष सिसोदिया के लिए भी उमड़ रही होगी। तो बहुत एक, जैसे जैसे शिकंजे कसे जा रहे हैं, जैसे जैसे कार्रवाइयां हो रही हैं, इन लोगों की बेचैनी, पीड़ा, जो दर्द है, उसकी क्वांटिटी भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं मिल रही है। ये इनके लिए पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ाने वाला एक फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट से आया है। और अकेले केवल ये आईएनएक्स का मसला नहीं है, मेरे सामने तो लंबी लिस्ट है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में माँ बेटा फंसे हुए ही हैं। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, जो पंचकुला में भूमि अलॉट की थी नेशनल हेराल्ड के लिए, आईजेएल के लिए, उसमें वो भी फंसे हुए हैं। डीके शिव कुमार, उनके खिलाफ भी ईडी जो है वो जांच कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा खुद जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं। इसके अलावा फैसल पटेल, जो स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामला है, इसके अलावा जो आपका मुंबई में वधावन बंधु फंसे हुए हैं पीएमसी घोटाले में, उसको भी अब ईडी देख रही है। इसके अलावा अशोक गहलोत के भाई फंसे हुए हैं, जो अग्रसेन गहलोत हैं, वो फर्टिलाइजर घोटाला है जिसमें वो फंसे हुए हैं। सुरेश कलमाड़ी फंसे ही थे कॉमनवेल्थ घोटाले में। रतुल पुरी, जो कमलनाथ के भांजे हैं, वो भी प्रॉपर्टी जुटाने के मामले में फंसे हुए हैं। और ताजा मसले ये ममता बनर्जी से लेकर के मनीष सिसोदिया तक, ये सब हमारे सामने हैं। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये तो मामला जो है ये लगातार पेचीदा ही होता जाएगा, और ये लोग तो हैं, और मुझे लगता है उठा-पटक कितनी भी करें ये फँसते ही जाएँगे। अब मैं प्रश्नों को ले लेता हूँ, और सभी से अनुरोध है कि आप हमें आर्थिक सहयोग अवश्य करें।
पत्रम पुष्पम जैसा भी हो सके, और उसके जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं नीचे की तरफ, जिसमें आप जी पे, पेटीएम, यूपीआई, पेपैल इत्यादि से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी यह दिया हुआ है। तो हम प्रश्न ले लेते हैं। तपस विश्वास जी कह रहे हैं, बीजेपी इज डूइंग अ स्कैम इन इटसेल्फ बाय नॉट जेलिंग अ सिंगल स्कैमस्टर। पब्लिक नोज नथिंग इज फॉर फ्री, अंडर टेबल डीलिंग बिटवीन बीजेपी एंड ऑपोजिशन। ये वही बात कह रहे हैं जो हम लोग अभी कह रहे थे कि साहब, तो और कुछ कॉन्क्रीट अगर है आपके पास बीजेपी को लेकर के, तो आपको लेकर के सामने आना चाहिए, एजेंसियों से शिकायत करनी चाहिए। नहीं, इनका ये कहना है कि साहब कि ये किसी को, सबके खिलाफ केस बनाते रहते हैं, जेल किसी को नहीं भेजते, ये खुद में एक स्कैम है, ये कहना है इनका। कुछ तो गए हैं, कुछ तो गए हैं। नवाब मलिक गए हैं, अनिल देशमुख गए हैं, कुछ और भी गए हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं। ये तो दो चर्चित चेहरे हैं जो हम देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न है अभंग सनातन की, सपा विश्वास हिंदुओं का सर्वनाश बना रहेगा भ्रष्टाचार। ये इनकी तरफ से बनाया हुआ एक नारा है। चलिए, ये भी ठीक है। दिलीप कुमार पटेल जी, धन्यवाद। वसंत शेट्टी जी कह रहे हैं, हाउ टू एजुकेट दिल्ली वोटर्स दैट दिस freebies will destroy their and country's future, and Bengal Hindu voters that voting for TMC is not secularism but playing with the life of them and their family. केवल दिल्ली के मतदाताओं को समझाने की जरूरत थोड़ा है। पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में भी तो यही हो गया है। तो ये रोग तो फैलता जा रहा है। तो इस पर तो आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। आपको कानूनी तौर पर बंदिशें लगानी पड़ेंगी। और अगर कोई रेवड़ियां बांट रहा है फ्री में, बिजली, पानी, बस यात्रा, सारी चीजें आप फ्री में दे करके, और रिपोर्ट आई है ना पिछले दिनों, 36,000 करोड़ का कर्ज, या आप कह सकते हैं कि घाटा है जल बोर्ड को दिल्ली में। और बिजली बोर्ड का भी बहुत बुरा हाल है। जिन चीजों पर आपके सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया हुआ है। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है स्टेट। और पंजाब तो उन 7 राज्यों में, 8 राज्यों में शुमार है जिसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है इस समय। ये राज्य डूबेंगे। और अब तो और भी आशंका पैदा हो गई है। और वहां तो कई तरह के खतरे हैं, केवल आर्थिक नहीं। वहां तो कानूनी अलगाववादी चेहरे जिस तरीके से सिर उठा रहे हैं, जिस तरीके से वहां जुलूस निकल रहे हैं, उन जुलूसों पर भिंडरा वाले के पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा फिर से हमें 80 के दशक की तरफ पंजाब को ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे खतरे हैं। लेकिन ये जो रेवड़ियां वाली बात है, फ्री वाली बात है, इस पर तो सख्त कानून की दरकार इस समय देश में महसूस की जा रही है। अगर ये अभी नहीं बनाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। जी, जी, जी। और तो आप ये देखिए कि एक रिट पिटीशन लगाई गई थी कि सीएजी का ऑडिट भी बंद करवा दिया जाए। लोग तो सीएजी का ऑडिट भी नहीं करवाना चाहते। वैसे मेरा एक सुझाव है जो इलेक्शन कमीशन बहुत आसानी से लागू कर सकता है, और वो ये है कि वो रेगुलेट कर सकता है जो मैनिफेस्टो होते हैं, और उसमें वो ये कह सकता है कि जो कोई भी मैनिफेस्टो बनाता है और उसमें जो भी अनाउंसमेंट करता है जिसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो वो एक बजट साथ में बनाकर प्रस्तुत करेगा। तो उस बजट के अनुसार लोग उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से तो ये खर्चा आएगा और कहाँ जाएगा। वो एक काम किया जा सकता है। अगला प्रश्न मनीष जी कह रहे हैं, सर रेवड़ियां बांटी जा रही हैं लेकिन स्वयं अभी तक 5 करोड़ शांति दूतों को मंदिरों के अरबों रुपए के वजीफे दे चुके हैं। अन्याय तरीके से उनका क्या? अपीसमेंट में नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं ये। हाँ, अब तो नेहरू की तारीफ भी करने लगे राजनाथ जी और बीजेपी के अन्य नेता। ये
बड़ा चौंकाने वाला बयान था राजनाथ सिंह का। मैंने तो उस पर प्रोग्राम भी किया था कि ये दूसरे अडवाणी बनने की दिशा में तो नहीं अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नितिन गडकरी हों, राजनाथ सिंह हों, एक आध और नेता हों, वो जिस तरह से नेहरू को लेकर के नरम रहते हैं, कांग्रेस को लेकर के भी नरम रहते हैं, तो वो तो कई बार लगता है कि हो क्या रहा है। और अगर मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि अगर इतना ही नेहरू दूध के धुले हुए थे, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मौजूदा राष्ट्रपति, वो चाहे रामनाथ कोविंद साहब हों या अभी जो नई बनी हैं द्रौपदी मुर्मू हो, वो भी इनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथियों पर इनके स्मारकों पर जाकर के पुष्प अर्पित करना शुरू करें, क्यों नहीं करते हैं। तो कथनी में और करनी में तो बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनाथ के बयान ने जरूर चौंकाया था। जो मनीष जी का ये सवाल है, इसका जवाब तो आप ही दीजिए संजय जी। नहीं, वो तो एक मुझे लगता है कि कोई ग्रंथि है, और वो ग्रंथि जो है वो विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी की ग्रंथि है कि 2002 के बाद जो उनको मुसलमानों का दुश्मन बनाया गया, तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको धोने के ही इतना अधिक प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने वोटर से ही उनका जो है तो एक प्रकार से दुराव होता जा रहा है, अपने वोटर के बारे में नहीं सोच के, और अपनी छवि बनाने के चक्कर में ये सारा का सारा कार्यक्रम हो रहा है। अब लेकिन उसका शिकार कौन हुआ? हमारा बेचारा मुख्तार अब्बास नकवी। अरे उसकी क्या गलती थी भाई, वो तो आपकी नीतियां ही तो लागू कर रहा था और बढ़ चढ़ के बोल रहा था। अब ये जो है उनके यहाँ कि अल्टीमेटली बढ़ चढ़ के राजा को प्रसन्न करते हैं, तो राजा को प्रसन्न करने के चक्कर में यदि मान लीजिए आलोचना होने लगती है, तो जो ज़्यादा गीत गा रहा है वो उसी के ऊपर पड़ जाती है। ये हुआ मुख्तार अब्बास के साथ। नेक्स्ट, जयजीत चौधरी, प्रणाम महानुभाव। हमें केजरीवाल जी धूर्त किंतु अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। हमारे निकट प्रजा ही ऐसी इच्छा रखती सी प्रतीत हो रही है, जैसी प्रजा वैसे राजा। आपके विचार? केजरीवाल जी की तो बहुत आरती उतार चुके हम शुरू से ही। केजरीवाल जी जिस तरीके से आए थे, जो जो ख्वाब इन्होंने दिखाए थे लोगों को, उनमें से कोई एक भी पूरा किया है क्या? और जिस तरह की हकीकतें सामने आ रही हैं, जिस तरह के दावे ये लोग करते रहे, कहाँ गई वो 10,000 बसें? अब क्यों ओला और उबर की गाड़ियों का ही उपयोग करने के लिए बाध्य है दिल्ली की जनता? इसमें भी तो बहुत बड़ा खेल है, जरा जांच करवाइए, समझ में आएगा कि ओला उबर ही क्यों पनप रही हैं। और जो एक सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था करने का इन्होंने दंभ भरा था, जो आश्वासन दिया था लोगों को कि हम इतनी अत्याधुनिक बसें सड़कों पर उतार देंगे, कहाँ हैं वो सारी सड़कें, वो बसें? तो बहुत सारे दावे इन्होंने किए हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। पर जब तक ये फ्री का फंडा चलता रहेगा इनका, मुझे लगता है कि इनको कोई सत्ता से नहीं हटा पाएगा। ये अगर कोई आजकल कोई समाज सुधारक भी तो नहीं है, जो समाज के भीतर जाकर के लोगों को समझाए कि तुम कर क्या रहे हो, ये फ्री के चक्कर में नाकारा क्यों हो रहे हो, अपनी संतानों को भी क्यों नाकारा बना रहे हो। अरे भाई, अगर आपको बिजली और पानी का बिल चुकाने में भी फांसी लग रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर आपकी जो गैरत है, आपका जो स्वाभिमान है, जिसको आप मर्दानगी कहते हैं, वो कहाँ चली गई? मतलब जरा-जरा से तुच्छ से आपके ऊपर जो है लोभ लालच के वो छोड़े जा रहे हैं और आप उसमें फँस रहे हैं। और ओवरऑल आप अगर देखें, तो दिल्ली का जितना विकास हो सकता था, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो जैसे बाकी राज्यों का इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम दूसरी चीज़ें, दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो इसका और दुगनी गति से विकास हो सकता था। अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक ऐसी सरकार बैठ गई है आकर के, या बैठा भी गई है, आप ही लोगों ने बैठाई है, जो सतत टकराव की भूमिका में है,
और केंद्र सरकार से तो इसका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। अभी हाल में ही अभी एक प्रोग्राम था, उसमें अचानक से उनको लगा कि अरे मेरा पोस्टर सभा के मंच से पीछे से हटा दिया गया, अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। इतनी बड़ी ईगो। तो ये चीजें जो हैं, और वो भी दिल्ली के विकास से जुड़ा हुआ ही कार्यक्रम था, तो ये तो पब्लिक को सोचना पड़ेगा अल्टीमेटली। जी। नेक्स्ट शैलेंद्र गुप्ता जी, आपको धन्यवाद। हर्षद मालवीय जी, ये लोग अपनी विश्वासार्हता खोते जा रहे हैं, आपकी राय? केजरीवाल और ममता बनर्जी? थोड़े से पढ़े लिखे लोगों की नज़र में ये बातें होंगी, पर जो आम जनता है, जो वोटर है, जो लाभार्थी हैं इनके, उनकी नज़रों में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी विश्वसनीयता का या कोई ऐसा संकट है। अगर होता तो फिर वो परिलक्षित होता ना मतदान के समय। अरिंदम चौधरी जी कह रहे हैं, डंडे का डर क्राइम होने के पहले तक तो ठीक है, पर बड़े भ्रष्टाचार होने के बाद सिर्फ डंडे का डर दिखाना अशोभनीय लगता है। जनता बिल्कुल का पैसा सहमत, कोई खैरात नहीं। बिल्कुल सहमत, ये बिल्कुल बहुत सहमत अच्छी ये। बात कही, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये कर्तव्य होता है राज सत्ता का कि वो अपराधी को सजा दिलवाए, न कि केवल सजा दिलवाने का नाटक करता रहे। नेक्स्ट ओम कटारिया जी, धन्यवाद आपको। नेक्स्ट राजीव पुंडीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चिन्मय गोड बोले जी, टॉप लेवल बीजेपी इज क्लीन, व्हाट अबाउट द स्टेट लीडर्स? ये आपकी टिप्पणी है, आपका स्वागत है, लेकिन सब दूध के धुले हुए हैं हर पार्टी में, ये कहना भी थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। ओवरऑल एक मैसेज दिया जाता है। हाँ, टॉप लीडर पर किसी तरह के कोई एलिगेशन नहीं है, ये तो हम आप सब जानते हैं, पर नीचे तक भी सब कुछ क्लीन ही है, सब कुछ दूध के धुले हुए ही हैं, और सब पवित्र जल की गंगा बह रही है, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट सुष्मिता मुखर्जी, I can't understand PM/central government/BJP's view on West Bengal crisis. Please explain. अभी मैं बीजेपी नेतृत्व की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी एक बयान देखा है शुभेंदु अधिकारी का, जो काफ़ी आक्रामक हैं, हमलावर हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, ये टीएमसी के 100 एमएलए तक जाएगा जब जांच पड़ताल होगी। 100 विधायक और सैकड़ों नेताओं का कनेक्शन है, ये शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया है आज ही। तो इस समय तो हमलावर दिखाई दे रही है, खामोशी तो नहीं है। जी, तो मुझे लगता है कि प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं, तो हम अब दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। ओंकार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय हिंद, धन्यवाद। वंदे मातरम।